नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले और आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास यूनिट 2 पर अपना काम चालू करेंगे ताकि आप एक फाइनल रिवीजन यहाँ पर ले लें एमपी की हिस्ट्री की। महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश के साहित्यकार। पिछली बार 3 क्वेश्चन थे। मुगल की रचना किसने करी? सुभद्रा कुमारी चौहान। प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग का जो संकलन लेखांकन किसने किया? गणेश शंकर विद्यार्थी। और रामचंद्रिका जो है केशवदास जी। तो साहित्य का टॉपिक से 3 क्वेश्चन पिछली बार थे, तो हम साहित्य का टॉपिक को अच्छे से देख लेंगे, महत्वपूर्ण कृतियाँ देख लेंगे, साथ ही हम देख लेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य जिसमें नृत्य, नाटक, संगीत, लोक चित्रकला, त्यौहार। जैसे पिछली बार मौनी नृत्य कहाँ से संबंधित है? सागर के ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना। पुरुष संप्रदाय जमीन पर डंडा वगैरह जो है टकरा करके जो है गवली समाज जो है इस तरीके का नृत्य करता है। तो मौनी नृत्य को लेकर के क्वेश्चन था, उसमें जो है फिफरिया और डंडा और निमाड़ के नृत्य को भी ऑप्शन में दिया हुआ था। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में हम प्रश्न देख लेंगे। जैसे पिछली बार सीताराम कंवर जी 1857 को लेकर प्रश्न था, भीमा नायक बड़वानी को लेकर प्रश्न था। इस तरीके से मध्य प्रदेश की कला, वास्तुकला को लेकर के गुफाएं, मंदिर, स्तूप, शिल्पकला, समाधि, मकबरे देख लेंगे। जिसलिए लास्ट टाइम मतंगेश्वर मंदिर कहाँ है, खजुराहो पूछ लिया था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के यूनेस्को साइट खजुराहो, सांची और भीमबेटका को लेकर बात करेंगे। जनजातीय प्रमुख व्यक्तित्व पर चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जितने भी आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और मध्य प्रदेश की प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बातें रियासतों से संबंधित, उनको भी हम यहाँ पर ज़रूर देखेंगे। शुरुआत एक सिंपल टॉपिक से करते हैं। मध्य प्रदेश के साहित्यकार, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों ही संदर्भ में हम साहित्यकारों को यहाँ पर लेंगे। प्राचीन साहित्यकार, मध्यकालीन, आधुनिक। शुरुआत हम करते हैं कालिदास जी से। कालिदास जी के बारे में आपको बता दूं, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमवंशियम और मल्लिका अग्निमित्रम ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। इसमें पुष्यमित्र शुंग के सुपुत्र अग्निमित्र की प्रेम कहानी मलयाविका के साथ इन्होंने दर्शाई है कालिदास जी ने। साथ ही साथ रघुवंशम और कुमार संभवम, कुमार संभवम में इनका जो है पहला महाकाव्य रहा है। शिव पार्वती जी के विवाह के लेकर, कार्तिक के जन्म को लेकर तमाम बातें उसमें है। इसके अलावा मेघदूतम और ऋतु संहार, ऋतु संहारम के अंदर जो है 85 प्रकार के गुलाबों का जिक्र इन्होंने किया है। और भारत के प्रमुख साहित्यकार के तौर पर कालिदास जी का नाम है। कालिदास एकेडमी जो 1977 में उज्जैन में बनी, 78 से इस दिशा में वो काम भी कालिदास अकेदमी के द्वारा किया जाता है। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। एक शकुंतला पेंटिंग है जिसको राजा रवि वर्मा जी ने बनाया है, वो इनके अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित है, तो वो भी हमको यहाँ पर दिमाग में रख लेना है सेट। साथ ही साथ भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है याद रखना। अमरकंटक के बारे में जो तमाम चीज़ें हैं उसको ऋतु संहारम में जो है वो जिक्र किया गया है। अब बात हम कालिदास समारोह की करें। वैसे तो तानसेन समारोह 1924 में हुआ था, 100 साल लगभग उसके हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपके खजुराहो समारोह 75 में होता, 50 साल उसके हो रहे हैं लगभग, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कालिदास समारोह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कालिदास अकेदमी जो है 1978 में उज्जैन में बनी और प्रतिवर्ष कालिदास समारोह मनाया जाता है उज्जैन के अंदर। इस बार भी 4 से लेकर 10 नवंबर को उज्जैन में ये समारोह मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे राजशेखर जी की। राजशेखर जी भी प्राचीन भारत के प्रमुख कवि हैं और इनकी प्रमुख रचना है कपूरी मंजरी। इसके अलावा बाल रामायण और कलचुरी, उनका जो वर्णन उन्होंने कपूर मंजरी में किया है वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ काव्य मीमांसा भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद हम बात करेंगे भवभूति की। थोड़ा स्पीड तेज लेके ही चलेंगे क्योंकि पाठ्यक्रम को जो है मध्य प्रदेश के इतिहास को हमको सारा कवर करना है 100 घंटे के अंदर। भवभूति को मिल्टन कहा जाता है, इनका श्रीकंठ भी नाम रहा है और अम्मक के नाम से भी विख्यात है। मालती माधव, महावीर चरित्रम, उत्तरराम चरित्रम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बाणभट्ट की। इनके यहाँ पर बाणसागर परियोजना भी चल रही शहडोल में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के बीच में हर्षचरित्रम और कादम्बरी इनकी रचनाएं हैं। विश्व का प्रथम उपन्यास जो है वह बाणभट्ट है। इसके अलावा भृतहरि जो है वो उज्जैन से संबंधित है। भृतहरि की गुफाएं उज्जैन में, भृतहरि की जो स्तूप है वो सतना में, जिनको 1873 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने खोजा था और पुष्यमित्र शुंग ने इनको बनाया था। और इनके द्वारा श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो की गई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मध्यकालीन साहित्यकारों की। केशवदास जी, जो लास्ट में पूछा था उन्होंने कि रामचंद्रिका, रसिक चंद्रिका, इसके तमाम चीज़ों के लेखक है, तो रामचंद्रिका के लेखक कौन है? तो ये केशवदास जी। MPPSC प्री के अंदर जो 2023 में प्रश्न पूछा गया था। रातन बावनी, नक्सक, विज्ञान गीता, है ना, जस चंद्रिका, 12 मासा, राम अलंकृत मंजरी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद हम बात करेंगे भूषण की। भूषण जी की रचनाएं शिवराज भूषण, है ना, भूषण हजारा, छत्रसाल दशक, शिवा भाषिणी, उल्लास भूषण, भूषण विलास, तमाम रचनाएं। इनका मूल नाम जटाशंकर भूषण है और 1630 में जो इनका जन्म हुआ था महत्वपूर्ण छत्रसाल जी के दरबार में ये थे। इसके बाद हम बात करेंगे पद्माकर जी की। इनके जन्म को भी लगभग 250 साल पूरे हो रहे हैं और पद्माकर समारोह जो है वो सागर में मनाया जाता है। हाल फिलहाल में इनकी मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित की गई। जगत विनोद इनकी प्रमुख रचना है। हिम्मत बहावर दुरावली इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा यमुना लहरी, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन, जय सिंह बिरदावली, जय विनोद और रागविलास, अली जहाँ प्रकाश, तमाम प्रकार की चीज़ें। और पद्माकर समारोह के लगभग मान के चलिए आप 250 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मतलब उनके जन्म के 250 साल पूरे हो रहे हैं और सागर में पद्माकर उत्सव जो है वो मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे राजा भोज की। 1000 से 1055 के बीच में इनका समय रहा। इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं जिनको हम बताएं, चंपू रामायण भी इन्होंने लिखी है, सरस्वती कंठाभरणम लिखी है, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, सम्रांगण सूत्रधार। 2018 में पूछा था निम्नलिखित में कौन सी रचना राजा भोज की है? सम्रांग भूषण, सरस्वती कंठाभरणम, विद्या विनोद, उपरोक्त सभी आंसर था। और त्रिभुवन नारायण का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में, वो राजा भोज जी के समय बना है। इसके अलावा महाकालेश्वर के अंदर जो केदारनाथ जी के मंदिर की मरम्मत है ये भी इन्होंने कराई है। और ये त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। ये भी MPPSC के एग्जाम पूछा है कि ये किसके द्वारा गया? परमार नरेश राजा भोज जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। बात करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी की। इनकी प्रमुख रचना दीप से दीप जले। इसके अलावा हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, कृष्णार्जुन युद्ध, समय के पाव, अमीर इदारे, गरीब इरादे, पुष्प की अभिलाषा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह हर साल खंडवा में मनाया जाता है। दीप से दीप जले इनकी प्रमुख रचना। गजानंद माधव मुक्तिबोध, चांद का मुँह टेढ़ा इनकी प्रमुख रचना है और सेवपुर के मूलतः रहने वाले थे। और चांद का मुँह टेढ़ा इनकी प्रमुख रचना है। ये आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रखना चाहिए, चांद का मुँह टेढ़ा। और खास बात, सतह से उठता आदमी, काट का सपना भी इनकी रचना। कामायनी पुनर्विचार, ये भी इनकी ही प्रमुख रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, लास्ट में क्वेश्चन था सुभद्रा कुमारी चौहान से मुकुल, है ना, तो मुकुल किसने रचित की है ये क्वेश्चन था। तो मुकुल यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती ऑलरेडी पूछ चुका है। इसके अलावा आपके झांसी की रानी, है ना, ये तमाम जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान के संदर्भ में आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी एक प्रमुख रचना कुमकुम है, उर्मिला है और आपके रश्मि रेखा है। तो ऑलरेडी रश्मि रेखा पहले पूछा हुआ है, तो आप रश्मि रेखा याद रखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है। कुमकुम याद रखेंगे आप, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उर्मिला याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम विश्वापी जन्म के, विनोद स्तवन, विप्लवन और तमाम रचनाएं भी इनकी हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी प्रमुख रचना है गीत फरोश और खुशबू के शिलालेख, है ना। बुनी हुई रस्सी इनकी इंपॉर्टेंट है। बुनी हुई रस्सी को किसको 1974 में पद्म भूषण मिला था। 50 साल इसके पद्म भूषण मिलने के हो रहे हैं। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इस बार के लिए हरिशंकर परसाई जी है। 100 साल इनके जन्म के हो रहे हैं और निस्संदेह यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना मुझे लगती है। और 1924 में इनका जन्म हुआ था। शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, तो भूत के पाव याद रखेंगे, पगडंडियों का जमाना याद रखेंगे, भूत के पाव याद रखेंगे, पगडंडियों का जमाना, बेईमानी की परत याद रखेंगे, तब की बात और थी याद रखेंगे, बेईमानी की परत, तब की बात, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, रानी नकबनी की कहानी। इसके अलावा हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम की जीत, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता, गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर, IMP लगाएंगे इसको, बोला राम का जीवन, निठल्ले की डायरी, तुलसीराम चंदन किसे। और 1924 में होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध इतिहास का व्यंग्यकार रहे हैं। 100 साल क्योंकि इनके पूरे हो रहे हैं, तो निस्संदेह मुझे लगता है हरिशंकर परसाई से प्रश्न आएगा। एक बार फिर से देख लें। भूत के पाव इनकी महत्वपूर्ण रचना है, पगडंडियों का जमाना इनकी महत्वपूर्ण रचना है, बेईमानी की परत, तब की बात और थी, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, वसुधा और प्रहरी इनके समाचार पत्र थे, रानी नागपनी की कहानी, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम की जीत, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता, गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर, बहुत इंपॉर्टेंट है, निटल्ले की डायरी और तुलसीदास चंदन के से। 1924 100 साल हो रहे हैं। लगभग कुमार गंधर्व के 100 साल हो रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100 साल हो रहे हैं, है ना, पद्माकर जी के 250 साल पूरे हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट मुल्ला रामू जी, गुलाबी उर्दू इनकी रचना है, कवि प्रदीप, है ना, ये मेरे वतन के लोकगीत के रचनाकार हैं। इसके साथ ही साथ अनिल माधव दवे जी जो हैं, ये नर्मदा समग्र के लेखक हैं और नर्मदा के ऊपर उन्होंने काफ़ी किताब लिखी। गिरिजा कुमार माथुर जी अशोकनगर से संबंधित है। मैं वक्त के सामने, इसके अलावा नाश और निर्माण, धूप के धान, इस प्रकार की रचना इन्होंने लिखी है। साथ ही साथ चंद्रकाल देवाले जी, दीवारों पर खून, पत्थर की बेंच, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नरेश मेहता, लगभग 100 साल इनके भी पूरे हो रहे हैं। 1922-23 में इनका जन्म हुआ था।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप यहाँ पे याद रखेंगे। इसके अलावा हरिकृष्ण देव सरे, नील गगन पर उड़ते विमान, ये इनकी प्रमुख रचना है। कवि बालकृष्ण बैरागी का एक बार नाम पूछ लिया था, मंदसौर से संबंधित है। इनका बचपन का नाम था नंद कुमार दास और इनकी एक प्रमुख रचना है अपनी गंध में नहीं बेचूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें। अपनी गंध में नहीं बेचूंगा, ये इनकी प्रमुख रचना है और ये बहुत फेमस रचना है, अपनी गंध में नहीं बेचूंगा। तो ये आपको आपके बालकृष्ण बैरागी, बाल कवि बैरागी, जिनका नाम नंदराम दास है, उनकी है। इसके अलावा चांद में धब्बा इंपॉर्टेंट है, चाय बनाओ इंपॉर्टेंट है ना, तू चंदा मैं चांदनी, ये भी इनकी प्रमुख रचना है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ तो द्वारका प्रसाद मित्र की एक प्रमुख रचना है लिविंग एन इरा, और कृष्णायन भी इनकी रचना है, ये भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म के 100 साल पूरे हो रहे हैं। 1924 में इनका जन्म हुआ था और अपने आप में एक बहुत जोरदार व्यक्तित्व हैं। सुशासन दिवस मध्य प्रदेश सरकार इनके नाम पर मनाती है। मेरी काम कविता है, संसद में 3 रस, रग रग, हिंदू मेरा परिचय, और 7वें प्रधानमंत्री के तौर पर ये जाने जाते हैं। गुड गवर्नेंस डे इनके नाम पर मनाया जाता है। परमाणु पोखरण जो 98 में शक्ति अंतर्मय नाम से हुआ, उसको कराने का श्रेय इनको जाता है। मेरी काउन कविता इनकी बहुत फेमस किताब है। लोकमान्य अवार्ड जो है, तिलक अवार्ड इनको दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा कामता प्रसाद गुरु जी, इनकी एक रचना है पार्वती और यशोदा, ये पूछी जा सकती है ना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे मनु भंडारी, हानि में देहांत हो गया है। मैं हार गई, आपकी बंटी, महाभोज और श्रेष्ठ कहानियाँ। तो लगभग मान के चलिए, है ना, ये आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार है। इसके अलावा हम कुछ लोक साहित्यकार में बात करेंगे। संत सिंगा जी निमाड़ से संबंधित है ना, तो इनकी रचनाएं आपको याद नहीं। संत सिंगा जी के जीवन पर जो राम पगारे जी के द्वारा कई रचनाएं लिखी गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जगनीक ने आला गायन लिखे हैं और विश्व के सबसे बड़ा लोक साहित्य के तौर पे ये आला गायन जो है जाना जाता है। ईश्वरी के बारे में भी हो सकता है पूछ ले। ईश्वरी की फाग जो है वो ईश्वरी की सत्सई, ये किसने लिखी है, तो ये आपके ईश्वरी संबंधित है। इसके बाद घाघ, इनका नाम दुलारी बाई दुबे है और ये पुरुष है, तो एकदम से नाम से लगेगा कि इनका मूल नाम क्या था, दुलारी बाई दुबे, आपको याद रखना घाघ। अब साहित्य अकेदमी अलंकरण पुरस्कार हाल ही में जुलाई में हुए थे और अब इस समय साहित्य अकेदमी के जो प्रमुख विकास दवे हैं, और मध्य प्रदेश जो कला परिषद और 92 बनी, और मध्य प्रदेश जो साहित्य अकेदमी 1954 में बनी, लगातार काम कर रही है और इन प्रमुख हस्तियों को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए गए हैं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि हमने बताया कि हरिशंकर परसाई के 100 साल पूरे हो रहे हैं, ये आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है। इसके साथ ही साथ आपको दिमाग में रख लेना है आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया आपको कुमार गंधर्व जी, इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनके 100 साल हो रहे हैं, पद्माकर जी, है ना। तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में गलत होते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है पिछली बार कुछ बच्चों ने मुकुल गलत करके आ गए। तो ऐसी गलतियां आप ना करें परीक्षा हाल में, है ना। अब हम लोग कुछ लोक गायन, लोक नृत्य और कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों पे यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसे मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से लोक गायन है, कौन कौन से लोक नृत्य, कौन कौन से लोक नाट्य, कौन कौन से लोक चित्रकला और कौन कौन सी लोक कला है। जैसे नोडोरा पूछ रही थी पिछली बार, गोंडों से संबंधित है, तो इस तरीके से पूछ लेता है ना। तो पिछली बार मौनी नृत्य पूछ लिया था। तो निश्चित तौर पे जो हमारे लोकल गायन होते हैं, हमारे जो रीजनल लेवल पर चीज़ें होती हैं, एक्टिविटी, उनको हम लोग गायन कहते हैं। अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोकगीत हैं। अगर मालवा चलें तो मालवा में हम देखेंगे वहाँ पे भरतरी होता है, और भरतरी के लिए इस बार जो है वो कालूराम बामनिया को जो है कबीर गायन के लिए जो है, क्योंकि पद्मश्री मिला है, इसलिए जो कालूराम बामनिया है वो इम्पोर्टेंट है। और कालूराम बामनिया जो है वो भरतरी के अंतर्गत जो है वो कबीर गायन करते हैं, और कबीर गायन के लिए इनको पद्मश्री जो है 24 मिला है। तो निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बन सकता है 2024 का, क्योंकि इनको पद्मश्री दिया गया है। तो भरतरी से आप याद रखेंगे। संजा गीत यहाँ पर होता है, हीड़ गायन यहाँ पर होता है, बरसाती वार्ता यहाँ पे होता है, मोपा यहाँ पे होता है, रैलो गीत यहाँ पर होता है। तो हम एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं कि भरतरी के अंदर जो है क्या होता है। राजा भरतरी को लेकर के चीज़ें होती हैं चिंकारा यंत्र के माध्यम से, और मैंने आपको बताया कि कबीर गायन के लिए जो है वो आपके कालूराम बामनिया को जो है इस बार का पद्मश्री मिला है, और इसमें पूरी की पूरी जो है रचनाओं को दिया गया। चिंकारा इसका प्रमुख यंत्र होता है। अब हम बात करें अगर, तो संजा जो हमारे यहाँ है, संजा जो है आमतौर पर पितृपक्ष में जो तर्पण वगैरह हम करते हैं किशोरियों के द्वारा गाया जाता है, और लगातार 16 दिन तक के जो है वो संजा गीत करते हैं। और संजा गीत के दौरान जो है लगभग गाय के बाहर दीवार पर जो है गोबर से जो है संजा
रचनाएं रची जाती है, फूलों का श्रृंगार किया जाता है और शाम होते ही संध्या गीत जो है वो गाया जाता है। इसी तरीके से हिड़ गायन होता है, यह भी होली दिवाली नवरात्रा पे होता है और ये भी आमतौर पर मालवा में हिड़ गायन देखने को मिलता है, आमतौर पर 11 माता से संबंधित है और ये मालवांचल में इस तरीके की चीज़ें आपको हिड़ गायन के रूप में देखने को मिलती हैं। इस तरीके से बरसाती वार्ता ये चंपू शैली में होता है, गद्य और पद्य दोनों में होता है। तो ये आपको याद रखना है कि गद्य और पद्य दोनों में होता है बरसाती वार्ता, ये आपको यहाँ पे याद रखेंगे, गद्य पद्य दोनों में होता है बरसाती वार्ता। इसके अलावा मोपे गायन होता है, ये भी मालवा में होता है, बसंत पंचमी के समय ये होता है मोपे गायन, ये भी हमको यहाँ पे दिमाग में याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे रेलो गीत। रेलो गीत ये भी मालवा के अंदर होता है और ये भी मालवा के अंदर होता है रेलो गीत। आमतौर पर भील कोरकोर जनजातियों के द्वारा, नवक युवक युवतियों के द्वारा ये गायन किया जाता है। एक बार एट ए ग्लांस देख लेते हैं कि भरतरी से जो मैंने बताया कि कालूराम बामन या कबीर के लिए जाने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चिंकारा यंत्र होता है, उसका संजा ये भी मालवा में होता है, 16 दिन तक के किशोरियों के द्वारा होता है। हिड़ गायन ये भी मालवा में होता है। बरसाती वार्ता इसके बारे में याद रखेंगे कि चंपू शैली में होता है, गद्य पद्य में। उसके बाद है मोपे और रेलो। अब हम चलते हैं निमाड़। निमाड़ में सबसे पहले मृत्यु गीत के रूप में मसान्या होता है, काया खोज, और इसमें करुण रस के रूप में होता है और आमतौर पर मसान्या का जो है वो प्रमुख भाव करुण होता है और किसी की मृत्यु होने पर ये गाया जाता है, इसलिए इसको कई लोग काया खोज भी कहते हैं। तो काया खोज कहाँ होता है आपको याद रखना है, मसान्या कहाँ होता है, निमाड़ में होता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो अगला हमारा है कलगी तुर्गा। कलगी तुर्गा ऑलरेडी MPPSC पूछ चुका है। कलगी तुर्गा माँ शिव पार्वती को लेकर के होता है और 2 प्रतिस्पर्धात्मक तरीके इसमें कलगी तुर्गा करते हैं। रात के समय में होता है। कलगी तुर्गा के प्रमुख सुमेर सिंह और मनसाराम है। 2 अखाड़े होते हैं, एक कलगी अखाड़ा, एक तुर्गा अखाड़ा, और ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जो है यहाँ पर इस तरीके से आपका कार्यक्रम करते हैं कलगी तुर्गा का। तो ये आपको यहाँ पर दिमाग में सेटअप जमा के रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे निर्गुणी गायन। तो निर्गुणी गायन भी जो है वो आपके होता है आपके मालवा में। फिर गरबा गरबी है, ये भी होता है ना। गरबा गरबी के बाद फिर आपका जो है गरबा गरबी, ये भी जो है आपके निमाड़ में होता है। और गरबा गरबी के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है गवलन। गवलन जो है वो कृष्ण भगवान की लीला में किया जाता है, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर निमाड़ में होता है। तो ये जितने महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, साथ ही साथ एक टास्क रिविजन में आपको ले रहा हूँ। तो मसान्या और काया खोज जो है वो करुण रस के अंदर होता है। और उसके बाद संत सिंगा जी निमाड़ में, कलगी तुर्गा MPPSC पूछ चुका है, निर्गुणी गायन, नामपंथी, गरबा गरबी और गवलन। इसके साथ हम बात करेंगे बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड में सबसे फेमस है आला गायन, और आला गायन को जगनीक ने गाया था, विश्व का सबसे लंबा लोक गायन है और ये वीर रस से संबंधित है। पृथ्वीराज चौहान लड़ते समय अमर हो गए थे आला उदल, और उन्हीं के नाम पर ये गाया था। इसके बाद बैरायट है। बैरायट जो है वो महाभारत से संबंधित है और लगातार जो है कई बार पूछता है कि बैरायट का संबंध काय से है, ये बुंदेलखंड से है और महाभारत से संबंधित। इसके बाद है देवारी। देवारी जो है ये भी बुंदेलखंड में होता है और ये कृष्ण की लीला संबंधित आमतौर पर अहीर जनजाति लोग करते हैं। इसके अलावा फाग है। फिर आपकी हरदोल की मनोती है, ये भी आपके बुंदेलखंड में होता है। लगभग 400 साल पूरे हो रहे हैं। तो हरदोल की मनोती कहाँ होता है पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है ये भी आपके बुंदेलखंड में होता है। इसके अलावा जगदेव का पुआरा भी होता है ना। इसके अलावा जो बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर तो लमटेरा गीत, बोला गीत जिसको बाम्बुलिया बोलते हैं, ये भी यहाँ पर बुंदेलखंड में बहुत फेमस है, इसको भी आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड में देख लेते हैं कौन कौन है, क्योंकि लास्ट टाइम बुंदेलखंड से क्वेश्चन पूछा हुआ है सागर से, इस बार हो सकता फिर पूछ ले। आला है, बरायटा महाभारत वाला, देवारी, हरदोल की मनोती और जगदेव का पुआरा और लमटेरा हिल जबलपुर में आपको याद रखना है। फिर बघेलखंड में आपके बसदेवा है, हरबोले इसको बोला जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो फिर पंडवानी है, तीजनबाई, बिरहा गायन है। उसका घोटुल पाटा है जो मृत्यु से संबंधित है और मुड़िया जनजाति के द्वारा होता है घोटुल पाटा, ये भी आपका देवयारी गायन है, फोक गायन है। तो बघेलखंड के अंदर भी लगभग मान के चलिए जितने गायन हैं वो हमको यहाँ पर एक बार देख लेना है कि यहाँ भाई बसदेवा है यहाँ से रिलेटेड, और बसदेवा के बाद यहाँ पे पंडवानी है, बिरहा गायन है, घोटुल प्रथा मृत्यु गीत से रिलेटेड है, गोंड और उसकी उपजाति मुड़िया के द्वारा ये होता है। तो कुल मिलाकर के इतने यहाँ पर हमने करे। अब हम लोग लोक नृत्य पे चलते हैं। तो लोक नृत्य में सबसे पहले भागोरिया, जो कि मालवांचल में होता है, अलीराजपुर, झाबुआ वगैरह में, और गोल गधेड़ो, उजड़िया, ये तमाम प्रक्रिया से होते हैं। भगोरिया जो है वो आपके मालवांचल में होता है, खासतौर से पहला इसका बाद बुला लिया, दूसरा गोल गधेड़ो, तीसरा क्या उजड़िया। उसके आड़ा खड़ा रजवाड़ी भी जो है वो आपके नृत्य जो है वो मालवा में होता है, आड़ा खड़ा और रजवाड़ी। तो आड़ा खड़ा और रजवाड़ी आपको याद रखना है, ये आपके मालवा में होता है। इसके बाद मटकी,
ये भी मालवा में होता है। इसका गरबा ये भी मालवा में होता है। तो मालवा से रिलेटेड अपन देख लेते हैं कौन कौन से नृत्य हैं, एट ए ग्लांस जल्दी से देख लेते हैं ताकि चीज़ें जल्दी समझ में आए। भगोरिया है, आड़ा खड़ा रजवाड़ी है, मटकी है और गरबा है। इसके बाद हम बात करेंगे निमाड़। निमाड़ में आपके गणगौर होता है। निमाड़ में आपके गणगौर होता है चैत्र माह के अंदर, है ना। तो निमाड़ से संबंधित है आपका गणगौर। इसके बाद हम बात करेंगे काठी। तो काठी भी मध्य प्रदेश के निमाड़ से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले पे, ये फिपरिया जो पिछली बार ऑप्शन में था, है ना। जब मौनी नृत्य कहाँ होता है, सागर के ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा था। अगर किसी को फिपरिया, डंडा और ये पता होता मांडल्या, तो वो सीधे निमाड़ वालों को बाहर करके सागर लगा लेता। और इस तरीके से मांडल्या जो होता है ये भी आपका जो होता है बेसिकली निमाड़ में होता है। स्त्री प्रधान ये है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम डंडा नृत्य भी जो होता है ये आपके निमाड़ में होता है, और ये भी लास्ट ऑप्शन में था, है ना। तो निमाड़ का था, ये भी आपको दिमाग में रखना, डंडा। इसके बाद आड़ा खड़ा हो गया। फिर निमाड़ के प्रमुख अपन एक बार देख लेते हैं कौन कौन से लोक नृत्य हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर लोक कला, लोक नृत्य, लोक साहित्य, यहाँ से प्रश्न आते हैं। लोक नाट्य, गणगौर हो गया, काठी हो गया, फिपरिया, मांडला और डंडा, ये तीनों ऑप्शन में थे पिछली बार मौनी नृत्य के साथ कि सागर के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा नृत्य होता है। इसके बाद हम बात करेंगे तो बुंदेलखंड की बात करेंगे। बुंदेलखंड में बेसिकली होता है बधाई, राई और सोरा। और राई इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि मध्य प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, और राई के लिए जो है वो राम साहेब पांडे को जो है वो पद्मश्री मिला हुआ है ऑलरेडी। तो लगातार ये चर्चा में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो बधाई याद रखेंगे, राई याद रखेंगे। राई मध्य प्रदेश का प्रमुख राजकीय नृत्य है, इसको दामोदर नृत्य भी कहा जाता है। और सोरा नृत्य जो है वो भी बुंदेलखंड से रिलेटेड है। इसके अलावा ढिमरा ही है, कानड़ा है ना, ये भी कुछ नृत्य हैं, इनको याद रखना आपको। तो ये पूछ सकता है कानड़ा नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो कानड़ा आपको बुंदेलखंड याद रखना, धोबी समाज से संबंधित होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बघेलखंड। तो बघेलखंड में परधोनी है, जिसके लिए अर्जुन सिंह धुर्वे को जो है पद्मश्री 22 का मिला है। इसके बाद कलसा है, कलसा। उसके बाद बेरा है, फिर दादर है। उसके बाद साजन सजनी बोलते हैं, केमलिया, है ना, इसको भी याद रखेंगे। और गुम्बद सुधा करके एक नृत्य है, जिसको हाल ही में विशाखापट्टनम के जनजातीय समारोह में बेस्ट नृत्य का अवार्ड मिला, गुम्बद सुधा। तो वो गुम्बद सुधा आपको याद रखना है। और ये नृत्य इसलिए आपको याद रखना है गुम्बद, क्योंकि ये आपके गोंड की उपजाति है माड़िया, गोंड की उपजाति है माड़िया, उससे आपके संबंधित है ना। शब्दों का चयन हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करे, तो वहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि नृत्य आपको दिमाग में यहाँ पर सेट करके जाना है। लोक नृत्य जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। गुदुम-बजा नृत्य के नाम से भी उसको जाना जाता है। गुदुम-बजा को बेस्ट नृत्य का अवार्ड मिला है, और इसको माड़िया कम्युनिटी करती है। और विशाखापट्टनम के अंदर जो भी आदिवासियों का जनजातीय समारोह हुआ, उसमें गुदुम-बजा को जो है बेस्ट अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे लोक नाट्य की। तो लोक नाट्य में सबसे पहले माच है, और माच के लिए भी ओमकार नाथ शर्मा जी को जो है ना, ओम प्रकाश शर्मा जी को जो है लोक नाट्य के लिए पद्मश्री मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है, 300 साल लगभग इसके पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा भई है जो भील जनजाति से संबंधित है। उसके बाद गम्मत है जो भील जनजाति से संबंधित है। उसके बाद रासलीला है। उसके बाद खम्ब स्वांग है। और उसके बाद जो है वो खाटी है, जो आपके इनसे संबंधित है। इसके बाद हम बात करेंगे बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड में आप देखेंगे स्वांग है, अखाड़ा है, और लक्कड़ बग्गा बहुत इंपॉर्टेंट है बुंदेलखंड के अंदर। तो लक्कड़ बग्गा को आप अच्छे से याद करके जाएं। इसके अलावा हम बात करेंगे बघेलखंड में। तो बघेलखंड में आपके सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें तो बघेलखंड में छाऊर है ना, छाऊर है जो अहिर जाति के द्वारा होता है। उसके बाद मनसुआ है, फिर हिंगोला और जिंदबा है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। और लगभग मान के चलिए कि जितने नृत्य यहाँ पर हो सकते थे वो हमने यहाँ पर प्रॉपर देखो। इसके अलावा मैंने बताया कि राई नृत्य को दामोदर नृत्य भी कहा जाता है, और इसमें विदूषक और नर्तकी जब आपस में संवाद करते हैं उसको छेलावाद कहते हैं। और बधाई नृत्य, कानड़ा नृत्य, ये सब जो है बुंदेलखंड से संबंधित है। मौनी नृत्य जो दीपावली में होता है सागर के ग्रामीण क्षेत्रों में, ये लास्ट टाइम PSC ने पूछा था। इसमें पुरुष हाथ में डंडा लेकर जमीन से टकराते हैं, गाँव वाला समाज के लोग इसको करते हैं, जो गायकी और भस्के होते हैं। इसके बघेलखंड से संबंधित नृत्य बिरहा था, किरहा था, कलसा था, और केमाली को साजन सजनी भी कहते हैं। दादरा था, सुआ था। निमाड़ का हो गया आपका गणगौर, काटी, मांडल्या, पिपरिया, डंडा। मालवा का हो गया राजवाड़ी, मटकी, फुंदी। और इसके बाद भगोरिया हो गया आपका कर्मा नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। बेगा और गोंड का है। और कर्मा झुलसी, कर्मा लहरी, कर्मा खाए, कर्मा खेवी, ये प्रमुख है। और इसको नृत्य राज के नाम से भी जाना जाता है। मैंने जनजाति जब पढ़ा तो बताया था। थापटी नृत्य कोरकू का है। चटकोरा नृत्य भड़म और सेतम, भड़म इस बार मेंस में पूछा था, पूछ सकता है। भड़म सेतम भारिया का है। अटारी बघेलखंड है। सरहुल उराव जाति का है। गुदुम-बजा नृत्य मैंने बताया कि जनजातियों के
समारोह में विशाखापट्टनम में हाल ही में इसको बेस्ट नृत्य का अवार्ड मिला, प्रथम स्थान। फिर दादरिया है, ये बेगा का है। रीना डांस जो वो बेगा और गोंड का है। इसके बाद इंद्रपरी सहरिया का है, हाथीमना भील का है। फिर दुलदुल गोड़ी है, रागिनी है, लहंगी है, ये सब सहरिया ट्राइबल से रिलेटेड है जो ऑलरेडी हमने पढ़े हैं। इसके अलावा मनसूका नाट्य बघेलखंड का है, लक्कड़ बग्गा बघेलखंड का है, हिंगोला और जिंदवा जो है बघेलखंड का है। गम्मत और रहस्य जो है ये लोकनाट्य आपका निमाड़ का है। माच आपके मालवा का है। और जिस शैली में माच होता है उसको रंगत के, तो रूम प्रकाश शर्मा को भी हाल ही में माच के लिए पद्मश्री 24 दिया गया है। फिर भवाई नृत्य भीलों का है। आला गायन सबसे विश्व का प्रसिद्ध है। फिर आपको मैंने बेरायता बताई दिया, जो महाभारत के बारे में बात इसमें कही गई है। बसदेवा मैंने बताई दिया, बसदेवा जो है चंपू शैली में है। कलगी तुर्गा मैंने आपको बताई दिया, निमाड़ में है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और इसके साथ ही साथ जितने महत्वपूर्ण तरीके से चीज़ें हम यहाँ कवर कर सकते थे, आई होप कि हम इसको पूरा का पूरा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। और अब हम मध्य प्रदेश में कुछ लास्ट टाइम, क्योंकि यहाँ से मौनी नृत्य से क्वेश्चन था, है ना, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया। और मैंने ये भी आपको बताया कि नृत्य में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य है, मैंने आपको बोला, लगातार बोला कि आप एक नृत्य बिल्कुल याद रखिएगा, गुदम बजा नृत्य पूछ सकता है इस बार। गुदम बजा नृत्य इस बार पूछ सकता है। ये बिल्कुल तैयार होके जाइए, प्रिपेयर होके जाइए गुदम बजा के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं चित्रकला की। तो मध्य प्रदेश का मालवा सवनाही है, संजा है, मांडना है, ये प्रमुख चित्रकलाएं हैं, इनसे संबंधित है, इसको आपको याद रखना चाहिए यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश के अंदर सवनाही है, मालवा में संजा है, मांडना है, चित्रावन है, गुदना है, और ये मध्य प्रदेश के मालवा से संबंधित प्रमुख चित्रकलाएं हैं। इसके अलावा निमाड़ में अगर हम जाएंगे तो निमाड़ के अंदर आप देखेंगे तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ईरत है। उसके बाद खोपड़ी पूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, खोपड़ी पूजन है, ईरत है, मोरदन है, कंचाली भरना है, संजा फूल है, जिरोती है, पगलिया है, ये मध्य प्रदेश के अंदर निमाड़ के। उसके बाद हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड के अंदर भी हम देखेंगे मामूलिया है, चौक है, नोरता, मोरते, और उसके बाद सुरोती है। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे खोपड़ी पूजन निमाड़ के लिए है, ईरत निमाड़ के लिए, तो सुरोती, मोरते, नोरता, मामूलिया, ये आपके बुंदेलखंड के। इसके अलावा बघेलखंड की बात करें तो यहाँ पर आपको कोहबर मिलेगा, तिलंगा मिलेगा, तेल की जो उससे कोयले की तिल से जो है रचना की जाती है, कोल कम्युनिटी रहती है, नेवरा नमे है, ये तमाम है, छठी चित्र है, ये इस प्रकार के। इसके अलावा जनजातीय चित्रकला में बात करें हम तो नोडोरा जो गोंडों से संबंधित है, बेगांव से संबंधित है, लेकिन मिट्टी को जो है मकानों के अंदर जो है लेप करके जो है इसमें नोडोरा में किया जाता है, और नोडोरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिगना कला, उसमें मिट्टी के साथ साथ गोबर भी लेते हैं, दुर्गाबाई वेम को डिगना कला मिला हुआ है। तो नोडोरा जब भी आए आपको गोंड लगाना है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ जोधियाबाई जिनको 2023 का पद्मश्री दिया गया है, उमरिया की रहने वाली हैं, और इनके बारे में क्या खास बात है, ये बेगा समुदाय से हैं और ये उमरिया की रहने वाली है। इनको जो है पद्मश्री अवार्ड 23 के लिए चुना गया है, और ये बेगा चित्रकार है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जनगण सिंह श्याम, आनंद श्याम, धनियाबाई, इनको भी ऑलरेडी जो है पहले जो है ये इस क्षेत्र में जो है अवार्ड मिल चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे तो लगातार परीक्षा में जो है भूरीबाई पूछा हुआ है, पिथौरा चित्रकला के पेमा भालिया पूछा हुआ है, ये चित्रकार हैं, तो इनको भी मिल चुका है। तो दुर्गाबाई वेम को जो है डिगना कला के लिए मिल चुका है। इस बार शांति परमार और रमेश परमार को 23 में जो है गुड़िया शिल्प के लिए मिला है, और दुर्गाबाई को जो है ये आपके जो है डिगना कला के लिए मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद भूरीबाई को जो है पिथौरा चित्रकला मिला है, पिथौरा चित्रकला करने वाले को लिखंदरा भी कहा जाता है, ये हमको यहाँ पर याद रखना है। और इसके साथ ही साथ कुछ प्रमुख चित्रकार हैं, उसमें आपको मकबूल फिदा हुसैन को याद रखना है, सैयद हैदर रज़ा जिनके जन्म के लगभग 100 साल पूरे हो रहे हैं। सैयद हैदर रज़ा 1923 में इनका जन्म हुआ था, और ये इंपॉर्टेंट है। तो सैयद हैदर रज़ा का संबंध जो है वो रायपुर से रहा है, प्रमुख चित्रकार रहे हैं। 2007 में जिनको पद्म भूषण, 13 में पद्म विभूषण मिला है, और जो है सैयद हैदर रज़ा के जन्म के 100 साल पूरे हो रहे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अमृतलाल बेगड़ जी का कुछ समय पहले निधन हुआ है, नर्मदा पुत्र के नाम से विख्यात है और फेमस है, और इनको नर्मदा समग्र के लेखक के तौर पे जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारे काम नर्मदा के संबंध में किए हुए हैं, तो ये निश्चित तौर पे जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से जनजातीय व्यक्तित्व हैं, और प्रॉपर जनजातीय व्यक्तित्व को भी हम यहाँ पर देख लेंगे जल्दी जल्दी काम के। जितने भी जनजातीय व्यक्तित्व हैं, आई होप कि मैं उनको सारे के सारे यहाँ पर आपको कवर करा दूंगा। तो जनजातीय व्यक्तित्व में सबसे पहले हम बात करेंगे बिरसा मुंडा की, क्योंकि 15 नवंबर को जनजातीय आदिवासी उत्सव इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। और अभी हाल ही में 18 से जो है
55 साल के लोगों के लिए जो है 6 सितंबर 22 को ये बिरसा मुंडा योजना भी चालू की गई है। इसमें 1 लाख से लेकर के 50 लाख तक का लोन सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा सरकार की योजना है। तो बिरसा मुंडा को लेकर के उद्यमीयता को बढ़ाने को लेकर आदिवासी भाइयों के बीच में बिरसा मुंडा अपने अपने भगवान है, उन्होंने उलगुलान आंदोलन चलाया था। इसके अलावा हम बात करें तो टटैया भील की, तो टटैया भीम के नाम पर टटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना भी चालू की गई है। ये भी 18 से 40 साल के लोगों के लिए थी। शुरू में 10,000 से लेकर 1 लाख तक था। बाद में जो है वो जो बिरसा मुंडा था वो 1 लाख से 10 लाख था। वो भी 6 सितंबर 22 को चालू हुई थी। और ये टटैया मामा जो था वो 1 लाख से 10,000 से लेकर के 1 लाख था। और जो संत रविदास था वो 1 लाख से लेकर 50 लाख था। तो ये योजना है जिसमें टटैया मामा उद्यमी योजना जो चालू की गई थी वो चालू की गई थी। आपके 10,000 रुपये से 1 लाख तक का लोन देंगे। और टटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना के नाम से 6 सितंबर 2022 को चालू हुई थी। और बिरसा मुंडा वाली जो है वो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का, वो भी 6 सितंबर को चालू हुई थी। उसका शायद 18 से 55 था, इसका 18 से 40 एज था। दोनों शेड्यूल ट्राइब के लिए था। टटैया मामा का मूल नाम टटैया था, टाटिया मामा भी कहते हैं। पाताल पानी का नाम इनके नाम पे कर दिया गया है। और भंवरको स्टेशन का, भंवरको जो चौक है उसका नाम भी टटैया मामा के नाम पर हाल ही में कर दिया गया है। लास्ट टाइम क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई पाताल पानी का नाम जो इनके नाम पे किया हुआ है, तो इसलिए याद रखेंगे पाताल पानी जो स्टेशन इनके नाम पे इसका नाम किया गया है। और टटैया मामा को जो है वो भीलों के बीच में इनकी काफ़ी अच्छी छवि थी, तो इनको भीलों का रॉबिनहुड भी कहा जाता है। जबकि भीमा नायक को जो है निमाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता है, निमाड़ का। और वो भी भीमा नायक जो थे, ख्वाजा नायक, दोनों बड़वानी रियासत से थे। और जो अम्बा पानी का युद्ध था 11 अप्रैल 1858 को उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद शंकर शाह और रघुनाथ शाह, शंकर शाह और रघुनाथ शाह को लेकर अभी सरकार ने 2008 में अवार्ड भी चालू किया। और ये 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने। 14 सितंबर 1857 को तोप की नाल के सामने अंग्रेजों ने इनको जो है गोली लगा के, जो है बंदूक लगा के जो है तोप से उड़ा दिया था। इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ख्वाजा नायक जो है ये 11 अप्रैल को ख्वाजा नायक दिवस मनाया जाता है। और ख्वाजा नायक भी मूलतः बड़वानी के थे। और इन्हीं के समय में जो है वो अम्बा पानी का युद्ध हुआ था। इन्हीं के समय में जो है वो बेसिकली अम्बा पानी का युद्ध हुआ था। बेसिकली इन्हीं के समय में क्या हुआ था, अम्बा पानी का युद्ध हुआ था। उसके बाद बिरजू नायक भी है, 1857 में इनका योगदान था। सीताराम कंवर है, 1857 क्रांति में इनका योगदान था। रघुनाथ मंडलोई है, 1857 क्रांति में इनका योगदान था। लास्ट टाइम PSC में सीताराम कुंवर पूछ लिया था, तो सीताराम कुंवर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लास्ट टाइम PSC पूछा था कि 1857 क्रांति में रघुनाथ मंडलोई और सीताराम कंवर का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। तो सीताराम कंवर, रघुनाथ मंडलोई, ये दोनों ने 1857 की क्रांति में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दिया था। इसके बाद हम बात करें तो मनसू ओझा का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था, गोया डोंगरी से इन्होंने आंदोलन चलाया था। और जब जंगल सत्याग्रह सबसे पहले सिवनी में चालू हुआ था, तो ये भी पूछा था कि जंगल सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ चालू हुआ था, सिवनी में। बाद में 1930 में उसको गंजन सिंह कोरकू ने बैतूल में आगे बढ़ाया था। 42 में मनसू ओझा ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इस तरीके से लाल पद्माधर सिंह रीवा में आंदोलन कर रहे थे और उस समय उन्होंने जो है इस पर आंदोलन किया था। पद्मधर सिंह ने, लाल पद्मधर सिंह ने, इनको भी आप दिमाग में रखेंगे क्योंकि अभी झंडा सत्याग्रह के भी 100 साल लगभग हो रहे। 8 मार्च 1923 और रिसेंटली हुआ। इसके अलावा बादल भोई जो है उन्होंने 1923 में कांग्रेस का एक अधिवेशन किया था जनजातियों को लेकर। और ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे। और इन्हीं के नाम पर जो है पहले छिंदवाड़ा में राज्य संग्रहालय था जो कि 55 में बना। बाद में उसको 8 सितंबर 1997 को इनके नाम पे बादल भोई संग्रहालय के नाम से कर दिया गया। मूलतः छिंदवाड़ा के रहने वाले। इसके अलावा मैंने आपको गंजन सिंह कोरकू के बारे में बताया। ये जंगल सत्याग्रह इन्होंने चालू किया था 9 अक्टूबर को। और जंगल सत्याग्रह पहले शुरुआत होता सिवनी से, बाद में गंजन सिंह कोरकू ने जो है इस आंदोलन को जो है वो आगे की तरफ बढ़ाया। और इस तरीके से जंगल सत्याग्रह का आंदोलन चला। इस तरीके से राजा नरेश चंद जी 14 दिन तक के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का श्रेय है। हालांकि 1 दिन तक के अर्जुन सिंह सबसे कम समय तक रहे, लेकिन आदिवासी जो 14 दिन तक के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा जितने भी जनजातीय व्यक्तित्व हैं उसमें आपको करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर पढ़ते चलना है प्रॉपर तरीके से। और कहीं कोई डाउट आता है तो प्रॉपर तरीके से इसको कैरी ऑन करना है। तो लगभग यहाँ पर जितनी लोक कला से चीज़ें हुई, साहित्यकार से संबंधित चीज़ें हुई। अब मध्य प्रदेश के संपूर्ण इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण इतिहास में हम प्राचीन भारत से संबंधित, मध्यकालीन भारत से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। और ये भी आपको बता दे रहा हूँ मैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें आपको बता दूँ, एक मध्य प्रदेश की यूनेस्को साइट पूछता है तो खजुराहो 86 में शामिल हुआ था। कंदरिया महादेव के मंदिर के कारण उसको विद्याधर बनाया था। वही विश्वनाथ मंदिर है जहाँ पर मतंगेश्वर मंदिर है और हर साल 1 फीट जो है भगवान शंकर की मूर्ति का साइज बढ़ रहा है। तो 1986 में खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था।
और चंदेलों ने इनको बनाया था। पहले 85 मंदिर था, 25 है। दूसरी साइड सांची है जो 1989 में शामिल हुई थी। सांची का पुराना नाम काकनाथबाद है। जनरल टेलर ने 1818 में इसको खोजा था और इसके अंदर जो अशोक के द्वारा स्तूप निर्माण किए गए थे और अशोक और अपनी पत्नियों के साथ बोधि वृक्ष को लेकर तीर्थ यात्रा का अंकन भी इसमें किया गया है, वो भी सांची से संबंधित है। एमपीपीएससी ने एक बार पूछा था। इसके साथ ही साथ जो भीमबेटका है 57-58 में विष्णु वाकटकर जी ने इसकी खोज की थी। 2003 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और अभी 6 टेंटेटिव साइट है जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाना है। ग्वालियर का किला है, रामगढ़ का मंडला का किला है, खुरी दरवाजा बुरहानपुर है, चंबल के रॉक सॉल्ट है, भोजेश्वर मंदिर आपका भोपाल का है और एक जो मंदसौर के धमनोत की किला है वो भी वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब हम लोग मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ प्राचीन भारत की चीज़ों को यहाँ देख लेते हैं। हमने आपको यूनेस्को सूची पढ़ा दी। मध्य प्रदेश में 3 साइट है, खजुराहो, सांची, भीमबेटका। दूसरा साहित्यकार पढ़ा दिए, लोक कला, लोक नाटक, लोक नृत्य, लोक साहित्य संबंधी चीज़ें पढ़ा दी, आदिवासी व्यक्तित्व आपको बता दिए। अब मध्य प्रदेश के अंदर हम प्रगतिशील काल के संदर्भ में देखें कि मध्य प्रदेश के प्रगतिशील काल के संदर्भ में देखें हम कि कौन कौन सा इतिहास मध्य प्रदेश के लिए हमारा काम को पढ़ना है। तो हम शुरुआत के अंदर अगर देखें सबसे पहले तो आपको एक तो साहित्यकार अच्छे से पढ़ के आना है। 3 क्वेश्चन वहाँ से पक्के हैं। विश्व धरोहर स्थल पढ़ के आना है, 1 क्वेश्चन पक्का है। पर्यटन स्थल भी उसी से संबंधित है। जनजाति और जनजाति व्यक्तित्व से 1 क्वेश्चन पक्का है। लोक नृत्य, लोक नाटक, लोक चित्रकला, त्यौहार, मेले, लोक संगीत, इससे भी 1 प्रश्न आएगा। अभी मेले आपको मैं बता दूंगा, चिंता ना करें आप। अभी मैं आपको थोड़ा सा पहले प्राचीन भारत का काम का इतिहास बता दे रहा हूँ जहाँ पे आपको परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो मध्य प्रदेश के इतिहास को अगर हम समझने का प्रयास करें कि मध्य प्रदेश के इतिहास में हम किस किस चीज़ों को यहाँ पर लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो ये 3 समय में पाषाण काल को हम देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ जो मध्य पाषाण, निम्न पुरा पाषाण और ये पुरा पाषाण, ये तीनों स्टेजेस को अगर हम देखें तो भीमबेटका जो है, जो मैंने आपको बताया कि 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ, 57-58 में विष्णु वाकटकर ने इसको खोजा था और ये पूरा पाषाण काल का अवशेष है। और हमारे यहाँ मैगोलिथ जो महापाषाण काल के भी अवशेष हैं जो रीवा में, सीधी में और सिवनी में हमको मिलते हैं। इसके अलावा हथनोरा जिसको अरुण चाणक्य ने 1982 में खोजा था जो सीहोर में, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नरसिंहपुर के अंदर भूतरा, वो भी पूरा पाषाण है। उसके अलावा मंदसौर के अंदर आवरा, इसके अलावा मुरैना में जो पहाड़गंड गुफा है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम मध्य पाषाण की बात करें तो आदमगढ़ जो नर्मदा नदी के तट पर है, जिसको 1922 में जो है मनोरंजन घोष ने खोजा था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाघ की गुफा जो धार में, जिसको 1818 में डेंजर फील्ड ने खोजा था। मामा भांजा शिलाश्रय जो पचमढ़ी के अंदर, वो हमारे काम का है। एरन जो सागर में, जिससे हमको सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। लम्हेटा घाट जबलपुर में 1982 में, जिसको अशोक साहनी ने खोजा था। नेवरी गुफा जो हाल ही में रिसर्च काम चल रहा है, जिसको जो है वो भोपाल में खोजा गया। तो इस प्रकार के कुछ पूरा पाषाण काल की चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारा नागदा है उज्जैन में, विष्णु वाकटकर ने खोजा। डांगवाला उज्जैन में, कायथा उज्जैन में, नावदा टोली महेश्वर में, आवरा आपका मंदसौर में, बेसनगर विदिशा में, बालाघाट में आपका डोंगरिया है जहाँ पर हाल ही में 424 जो है तांबे के सिक्के मिले। इसके अलावा पवाया करके एक जगह ग्वालियर के पास, इंद्रगढ़ है आपके मंदसौर में। उसके अलावा भरहूत है, मनोती है मंदसौर में, थ्योतर करके एक जगह है रीवा में। तमाम चीज़ें। अब हमारे को इंपॉर्टेंट याद रखना है कि विष्णु वाकटकर ने जो आपके भीमबेटका खोजा 57-58 में, तो उनको 75 में जो है इस काम के लिए पद्मश्री दिया गया और 2003 में उन्होंने यूनेस्को साइट के अंदर इसको शामिल किया। और एच.डी. संकलिया जो है, उन्होंने जो हसमुख धीरजलाल संकलिया, जो एच.डी. संकलिया है, उन्होंने 1974 में जो है पद्म भूषण लिया और उनको जो है महेश्वर और नावदा टोली की खोज के लिए काम मिला, पुरस्कार ये मिला 74 में। 50 साल इसके भी पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा अरुण सोनकिया, जिनको 82 में हथनोरा की खोज की। और अभी हाल ही में डायनासोर के जो करीब 256 अंडों के अवशेष मिले हैं, वो धार में मिले हैं, जो करीब 6.5 करोड़ साल पुराने हैं। तो इनका भी संबंध कहीं ना कहीं है पूरा पाषाण संस्कृति से। और ये नरसिंहपुर के अंदर भूतरों में इस तरीके के पत्थर वगैरह भी मिले हैं मैगोलिथ में, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो भूतरा कहाँ पर है आपको याद रखना है, नरसिंहपुर के अंदर है, जहाँ पर इस प्रकार के मैगोलिथ पत्थर भी देखने को मिले हैं। और ये आदमगढ़ भी आपको यहाँ याद रखना चाहिए। आदमगढ़ आपके जो है वो नर्मदा नदी के तट पर है। मनोरंजन मिश्र ने 1922-23 में खोजा था। तो आदमगढ़ कहाँ पर है ये याद रखना, क्योंकि आदमगढ़ होशंगाबाद में है और लगभग 22-23 में इसको खोजा गया था मनोरंजन मिश्रा के द्वारा। और लगभग इसके 200 साल पूरे हो रहे हैं। तो लगभग कुछ अन्य शहर भी हम देख लेते हैं, कौन कौन से शहर हैं जिनको उस समय क्या क्या कहा जाता था। जैसे
अवंती कहते थे उज्जैन को, क्योंकि महाजनपद के 16 में से जो 2 महाजनपद है, एक अवंती और चेदी मध्य प्रदेश में थे। वत्स कहते थे ग्वालियर को, खजुराहो के अंदर चेदी था, अनूप कहते थे निमाड़ को, दर्शान विदिशा को कहते थे, टुंडीकर दमोह को कहते थे, नलपुर जो है वो शिवपुरी वाले क्षेत्र को कहा जाता था, अनूप जो है वो निमाड़ वाले क्षेत्र को कहा जाता था। अगर मध्य प्रदेश के अंदर देखें तो 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद महत्वपूर्ण थे, और वो 2 महाजनपदों में एक तो आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया अवंती वाला भाग, और दूसरा हो गया आपका चेदी वाला भाग। इसके अलावा वत्स ग्वालियर ये भी याद रखना, नलपुर शिवपुरी ये भी याद रखना, दर्शान विदिशा ये भी याद रखना, अनूप निमाड़ ये भी याद रखना, और चेदी आपको ये पूरा याद रखना, टुंडीकर दमोह याद रखना है। और छिंदवाड़ा को समय नीलकंठ कहते थे। और मंदसौर के 10 अभिलेख जो विश्व का पहला विज्ञापन भी है, उससे हमको रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी हमको यहाँ पर प्रॉपर याद रखना है, कहीं कोई डाउट वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए। और अवंती जो है हमारा ये जो था प्रमुख उस समय महाजनपद था, जनपद था, क्योंकि हमें प्राचीन भारत का इतिहास देखना है, मध्यकालीन देखना है, थोड़ा बहुत मॉडर्न देख लेना है, टॉपिक एंड हो जाएगा। अवंती के प्रमुख जो उस समय चंड प्रघोत हुआ करते थे, तो चंड प्रघोत, और वैसे भी जो उज्जैन है वो सुंगों की जन्मस्थली रही है, मूलतः सुंग जो थे वो वहीं के थे, और चंड प्रघोत का नाम काफ़ी फेमस रहा है, ये अवंती के ही राजा के तौर पे जाने जाते हैं। इसके बाद चेदी है, तो चेदी मतलब आज का खजुराहो, और ये जो पूरे के पूरे खजुराहो के मंदिर हैं उनको चंदेलों ने बनवाया था, और ये जो चेदी वाला पूरा भाग है ये खजुराहो से संबंधित है, ये हमको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा अशोक के समय के भी कुछ अभिलेख हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अशोक की कुछ समय तक उज्जैन के गवर्नर भी रहे हैं, तो अगर हम उनके समय की बात करें तो रूपनाथ अभिलेख कटनी में, गुर्जरा अभिलेख दतिया में जिसमें नाम उनका अशोक नाम प्रियम है, पनगुड़िया सीहोर में, सारू मारू शहडोल में, संगवेद अभिलेख सांची में जिसमें अशोक की दोनों पत्नियों के साथ जो है वो सांची के अंदर जो है वो वहाँ पर एक बोधि वृक्ष का जो चित्र बना हुआ है, एमपीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा हुआ है। और लगातार जो है सांची से भी प्रश्न आते रहते हैं, क्योंकि सांची हमारी जो है विश्व धरोहर साइट भी है, और एक अलग से हेडिंग भी है विश्व धरोहर साइट और पर्यटन में, भीमबेटका, सांची और खजुराहो। तो सांची का जो है 1878 में जनरल टेलर ने खोज किया था, अशोक ने स्तूप बनाए थे, अशोक ने कुल 84,000 स्तूप बनाए थे, उसमें से ये भी था। अब इसका जो संगवेद अभिलेख वो बताता है कि किस तरीके से अशोक के इस सांची अभिलेख का एक अपना इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि सांची के तोरण द्वार को लेकर के सातवाहन वंश ने भी काफ़ी काम किया था। अब हेलियोडोरस का ये जो स्तंभ है जिसको खाम बाबा कहा जाता है, इसको शुंग वंश के प्रमुख जो है बाघभद्र ने बनाया था, बाघभद्र ने बनाया था। पुष्यमित्र, शुंग, अग्निमित्र उन्हीं के फैमिली से थे। धीमर जाति के लोग इसकी जो है पूजा वगैरह करते हैं, और ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एक चीज़ जरूर याद रखें, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर है, और धार्मिक स्थल है। भगवान राम ने 11 साल यहाँ पर बिताए थे, और जो अभी राम वनगमन पथ बन रहा है वो चित्रकूट से लेकर के अमरकंटक तक बन रहा है, ये आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि जो चेदी है उसके बारे में हाथी गुफा अभिलेख से हमको तमाम प्रकार की जानकारी मिलती है। और मध्य प्रदेश में जो है सातवाहनों ने भी एक लंबे समय तक के शासन किया, खासतौर से गौतम पुत्री सतकर्णी 106 से 130, इनका समय बहुत महत्वपूर्ण है, और इनको जो है उच्च कोटि का जो है ब्राह्मण भी उस समय कहा जाता था। तो सातवाहनों का भी एक अपना शासन व्यवस्था यहाँ पर रही है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और भरूत स्तूप भी जो है वो अशोक ने स्टार्ट किया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने बनाया था, और 1873 में उस भरूत स्तूप को जो है वो अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा खोजा गया था। देवरकोटार रीवा में, तुमिन स्तूप जो है वो अशोकनगर में, कसरावत खरगोन में, पानगुड़िया बुधनी में, इसके साथ ही साथ सतधारा सांची में है, सोनारी स्तूप आपके सांची में है, अंधेर रायसेन में है, और लगभग पानगुड़िया जो है सीहोर में है, गुर्जरा बताई दिया आपको दतिया में, जिसको लालचंद शर्मा जी के द्वारा रिसर्च किया गया था। और बाघभद्र के बारे में मैंने बात बता दी आपको। अब सातवाहन सबसे लंबे समय तक रहे, और इन्होंने शुरुआत में चांदी के और शीशे के सिक्के भी चलाए थे। और ये सतकर्णी प्रथम जो है उसने मालवा और अनूप में शासन किया था, और 106 से 130 में जो गौतम पुत्री सतकर्णी है उसने सांची के जो तोरण द्वार थे उसके काम को डेवलपमेंट में रूप में किया था। इनको अद्वितीय ब्राह्मण के तौर पे भी जाना जाता है। और सातवाहनों के अंतिम जो थे यज्ञश्री सतकर्णी थे, वो 165 से 193 तक रहे, और सातवाहनों ने लंबे समय 30 ईस्वी से 250 ईस्वी तक शासन किया, और मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से में उन्होंने उसमें जो है वो शासन किया। मध्य प्रदेश के अंदर एक कार्दमक वंश भी मिलेगा, और वैसे तो जो शक थे वो उनकी 4 शाखाएं थी, तक्षशिला, मथुरा, नासिक, और नासिक का जो नहपान था, और मालवा की जो शासक थी उज्जैन में उसको कार्दमक शाखा भी कहा जाता है, सातवाहन के बाद आए थे। और इन्हीं में एक थे राजा रुद्रदामन, जिन्होंने सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण किया था। और रुद्रदामन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। सुदर्शन झील का उन्होंने पुनर्निर्माण कराया था, और पहली बार जो विक्रमादित्य सेकंड के नाम से जिनको जाना जाता है,
विक्रमादित्य सेकंड के नाम से, जिन्होंने पहली बार व्याघ्र शैली के जो है वो चांदी के सिक्के चलाए थे। अभी अपन गुप्त पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि सबसे पहले चांदी के सिक्के जो है वो मध्य प्रदेश में चंद्रगुप्त सेकंड के समय चले थे। तो लास्ट टाइम पीछे क्वेश्चन आ गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो गुप्तों का समय रहा है, और मध्य प्रदेश में जो अवंती वाला भाग है यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है जो सेकंड है उन्होंने जो है यहाँ पे चांदी के सिक्के चलाए थे, वो भी व्याघ्र शैली के। जबकि तांबे के सिक्के चले थे कुषाणों में कुजल कटफिसिस ने, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे आपके शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कनिष्क ने। तांबा चलाया था कुजल कटफिसिस ने, वो भी एक अपने आप में कुषाण था। और कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के चलाए थे विक्रमादित्य सेकंड ने। तो गुप्त वंश का भी मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं शासन रहा है, हस्तक्षेप रहा है, और मध्य प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें रही है। और दो बड़े अभिलेख बड़े महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप। मंदसौर अभिलेख, जिसको के बारे में रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है, ये विश्व का पहला विज्ञापन के नाम से भी विख्यात है। इसको दसपुर अभिलेख कहते हैं। रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है, और रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है। और वर्ल्ड का जो है ये पहला विज्ञापन भी, वर्ल्ड का पहला ऐड भी इसको जो है माना जाता है। इसके अलावा उदयगिरी अभिलेख जो रायसेन से संबंधित है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओलिकर वंश का संबंध भी जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर से रहा है। मुख्य परीक्षा में और डिटेल में हम इसको देखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा समय अभाव है और टू द पॉइंट पूरी यूनिट कवर करना है, तो इसलिए हम जो है काम की ही चीज़ों पर हम यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे गुप्तोश्वर के समय वर्धन वंश। तो वर्धन वंश में हर्षवर्धन की जो लड़ाई हुई थी वो चालुक्य शासक पुलकेशिनी द्वितीय से हुई थी, नर्मदा नदी के तट पर हुई थी। तो हर्षवर्धन का जो समय रहा है वो 606 से 647 रहा है, और 606 से 647 में चालुक्य शासक पुलकेशिनी द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर जो है इनका कुछ समय तक के जो है मामला जो है यहाँ पे लड़ाई वड़ाई हुई थी, वो अपने को याद रखना। इसके अलावा कुछ मंदिर याद रखना, नचरा कुठार पन्ना में गुप्त काल में, विष्णु मंदिर जो है कटनी में है, भूमरा शिव मंदिर जो है वो सतना में है ना। और इसके अलावा ये कुछ राष्ट्रकूट वंश याद रखना, दंती दुर्ग ने स्थापना की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है वो दंती दुर्ग ने करी है ना। और ये हर्षवर्धन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाण भट्टे इन्हीं के जो थे दरबारी कवि थे, और ये इन्हीं की कादम्बरी को जो विश्व का पहला उपन्यास भी माना जाता है। और 606 से 647 जो है इनका समय रहा है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद प्रमुख रियासतें हैं जिसमें अपने को कुछ 2-3 बातें देख लेनी है। भोपाल रियासत को 1724 में जो है दोस्त मोहम्मद ने बनाया था, याद रखना है। ये गोंडवाना में याद रखना है कि दुर्गावती का जन्म 24 जून 1524 को था, 500 साल पूरे हो रहे। बघेलखंड रियासत भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ की राजधानी पहले गोहरा होती थी। होलकर रियासत आपके क्योंकि आपके जो देवी अहिल्याबाई उनके 300 साल पूरे हो रहे हैं, और राणोजी सिंधिया ने सिंधिया वंश की स्थापना की थी। इसके अलावा बुंदेलखंड की कुछ छोटी छोटी रियासतें भी हैं। तो हमको यहाँ पर सिर्फ भोपाल रियासत के बारे में थोड़ा काम का देख लेना है कि भोपाल रियासत को जो है वो दोस्त मोहम्मद ने जो है वो स्टेबल किया था। दोस्त मोहम्मद के बारे में हमको थोड़ा बहुत जानना है। और दोस्त मोहम्मद के समय ही जो है कमलापति थी, जिनके नाम पे फतेहगढ़ का किला 1702 में बना था, और हाल फिलहाल में जो है वो हबीबगंज स्टेशन का नाम जो है उसी कमलापति के नाम पे। तो भोपाल शहर को 1724 में इन्होंने बसाया था, मेंस में डिटेल में पढ़ेंगे। और हबीबगंज स्टेशन का नाम 1905 में शाहपुरा स्टेशन था, 1989 में हबीबगंज हुआ, और 2022 में जो है इसका नाम वो कमलापति स्टेशन के नाम पे फाइनली कर दिया गया। अब अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी रहे यहाँ पर, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखें तो सिकंदर जहाँ बेगम इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, सिकंदर जहाँ बेगम ने। और शाहजहाँ बेगम ने भी अच्छे काम किए खुद। इसके अलावा आपके सुल्तान जहाँ बेगम ने भी अच्छे काम किए। और सुल्तान जहाँ बेगम के समय जो है वो आपके सुल्तान जहाँ बेगम के समय जो है 1909 में एडवर्ड संग्रहालय बना था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1857 की क्रांति के समय जो है वो 1857 की क्रांति के समय जो है वो आपके शाहजहाँ बेगम थी, ये भी आपको याद रखना। और आखिरी में जो थे वो आपके लास्ट में दोस्त मोहम्मद के बाद जो लास्ट में थे वो 1 जून 1949 को जब आपके भोपाल रियासत को मिलाया जा रहा था, उसका भारतीय अखिल भारतीय संघ में विलय किया जा रहा था, तो उस समय जो थे वो आपके नवाब हमीदुल्लाह खान थे। और 1972 में भोपाल जो थी वो एक तहसील थी, बाद में 1972 में भोपाल को राजधानी भी बना लिया गया था, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये 2.5 सीढ़ी मस्जिद जो सबसे छोटी मस्जिद है वो भोपाल के अंदर है, ताजुल मस्जिद जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो भोपाल के अंदर है, ये आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर फतेहगढ़ किला, मैंने बता दिया आपको 1702 में बना। अब गोंडवाना के अंदर अगर हम बात करें तो गढ़कटंगा मंडला वाला, अभी रामगढ़ का किला
जिसको अभी यूनेस्को की साइड में शामिल किया गया, तो इसमें टेंटेटिव साइड में शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट है। अब इसको यादव राव ने जो है गोंडवाना वंश की स्थापना की थी। उसके बाद फिर जो है वो अर्जुन दास आए, संग्राम शाह आए, दलपत शाह के मरने के बाद वीर नारायण कुछ समय तक रहे। उसके बाद दुर्गावती जी का जन्म हुआ था 24 जून को 1524 में। हाल ही में इनके जो है वो 500 साल पूरे हो रहे हैं। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमको दुर्गावती पे याद रखना है कि इसका नवई का युद्ध हुआ था आसफ खां जहाँ के साथ। और आसफ जहाँ कौन थे उस समय? आसफ जहाँ तो जो थे उनको अकबर ने भेजा था, तो ये अपने को याद रखना है। और इनकी जो दुर्गावती की जो अंगरक्षिका थी उनका नाम जो था वो चेरी था, ये भी हमने को याद रखना है। ये देखिए 1524 और 24 जून और लगभग 500 साल पूरे हो रहे हैं, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और नवई का युद्ध हुआ था और इनकी राजधानी चौरागढ़ थी। इनकी राजधानी क्या थी? चौरागढ़ थी। लगातार जो है इनके युद्ध हुए थे, जिसमें उन्होंने बाज बहादुर से लड़ाई करी थी। और अकबर के जो खास व्यक्ति थे आसफ जाह, उनके साथ 1564 में भी इनकी लड़ाई हुई थी, जिसको लेकर अकबर को काफ़ी आलोचना का शिकार करना पड़ा था। और लगभग मान के चलिए चौरागढ़ इनकी राजधानी उस समय रही। और रामगढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि उसको यूनेस्को की टेंटेटिव साइड में भी हाल ही में शामिल किया गया है। अब अगर हम बात करें तो होलकर वंश की हम बात करते हैं, होलकर वंश में काम की बातें करते हैं। तो होलकर वंश में सबसे पहले मल्हार राव होलकर ने 1731 में होलकर की वंश की स्थापना की। मारेराव होलकर, इनकी पत्नी थी अहिल्याबाई होलकर, जो 1767 से 1795 तक रही। हाल में 300 साल पूरे हो रहे हैं। उसमें जो यशवंतराव होलकर, इनको मध्य भारत का जो है उसमें नेपोलियन कहा गया। और मल्हार राव होलकर जो थे उन्होंने स्थापना की थी। और बेसिकली हमारे काम की जो है देवी अहिल्याबाई है। और देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी को तोड़कर भी टटैया मामा यूनिवर्सिटी खरगोन में बनाई जा रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। और देवी अहिल्या जी का जन्म जो है इनका कार्यकाल रहा है 1767 से 1795, और उन्होंने अपनी राजधानी जो है वो महेश्वर इस्टेब्लिश की थी। और लगभग इनके कामों को देखा जाए तो इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा होगा उस समय में जो इन्होंने किया। काशी काशीनाथ कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर है ये पूरा का पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका भी जीर्णोद्धार हुआ, ये इनके द्वारा बनाया हुआ है। ममलेश्वर मंदिर जो ओमकारेश्वर में इनके द्वारा बनाया हुआ है। अष्टपति मंदिर जो गया में इनके द्वारा बनाया गया। और सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार गुजरात में इन्हीं ने किया। ये लगभग इनके बहुत सारे काम उस समय रहे हैं। अब यशवंतराव होलकर को जो है वो मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो आपको ज़रूर यहाँ पर याद रखना चाहिए कि मध्य भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। तो यशवंतराव होलकर को उनका समय 1926 से लेकर 1948 तक रहा। ये एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, जिसको आपको याद रखना है। और राजवाड़ा जो है वो मल्हार राव होलकर के समय बना था, ये भी आपको याद रखना है ना। मल्हार राव होलकर के समय बना था राजवाड़ा, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे सिंधिया घराने की। तो सिंधिया घराने में सबसे पहले महादजी सिंधिया ने स्थापना की, ऐसा कई लोगों को लगता है। तो सबको आपको बता दूं कि राणोजी सिंधिया सब पहले संस्थापक थे 1731 में। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर चीज़ें चलती गई। इसमें जो जयाजीराव सिंधिया, इनके समय में 1874 में जो है वो जयविलास पैलेस बना था, जिसके 150 साल पूरे हो रहे हैं। और जीवाजी विश्वविद्यालय जो है वो जीवाजीराव सिंधिया के नाम पर हो रहे हैं, इनके भी लगभग 100 साल पूरे हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और राणोजी सिंधिया को जो है वो सिंधिया वंश का जो है वो फाउंडर मेंबर माना जाता है। तो राणोजी सिंधिया घराने की स्थापना किसने करी? प्रश्न अगर आता है तो आपको लिखाना है, सिंधिया घराने की स्थापना जो है राणोजी सिंधिया ने करी। उसके बाद फिर आपको मैंने बता ही दिया महादजी सिंधिया, और फिर तमाम प्रकार की चीज़ें, जितने भी इनके वंश के राजा हुए उनका मुख्य परीक्षा में डिटेल में देखेंगे। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जयविलास पैलेस, जिसके 150 साल पूरे हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट 1874 में बना था। माइकल फिरोज ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। और ये जो जयाजी राव सिंधिया है, इनके समय में जो है ये आपका बेसिकली बना था। ये आपको याद रखना, क्योंकि इसके लगभग 150 साल 1874 2024 ये पूरे हो रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड के अंदर भी बहुत सारे राजा हुए, उसमें आपके बहुत सारी रियासतें हमको पढ़नी पड़ेंगी। चंदेरी है, जैतपुरा है, छतरपुरा है ना। तो हमारे काम का इसमें जो है वो ओरछा रियासत है, जिसको रुद्र प्रताप ने बनाया। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ओरछा घराने किसने बनाया, क्योंकि मेंस में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ये ओरछा निवाड़ी में आजकल, तो इसके संस्थापक कौन है? रुद्र प्रताप है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि रुद्र प्रताप जो हैं वो ओरछा राजघराने से संबंधित रहे हैं। और इसके अलावा बघेलखंड में मैंने आपको सीधी सी बात बताई कि बघेलखंड के अंदर जो है गोहरा उस समय कैपिटल हुआ करती थी। और पन्ना रियासत को चंपत राय ने बनाया था, याद रखेंगे। नचना कुठार मंदिर पन्ना में, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद मैं देख लेता हूँ कि और क्या इसमें पूछा जा सकता है ना। शाहगढ़ा करके एक जगह थी, शाहगढ़ रियासत,
और यहाँ बख्त अली यहाँ के प्रमुख थे, और उन्हीं का जो बोधन गया था वो जो था वो आपका सेनापति था। तो कई बार पूछ लेता है कि बोधन गया कौन थे, एक बार MPPSC ने पूछ लिया था। तो एक बखत बली करके व्यक्ति थे, ये आपके वहाँ की रियासत के राजा थे, और उनके सेनापति का नाम उस समय जो था वो बोधन गया था। अंग्रेजों की लड़ाई के समय 1857 में इसका रोल था। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। तो छोटी छोटी रियासतें हैं। अब उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं आपके बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, होलकर हो गया, और बघेलखंड की राजधानी जो थी वो गोहरा थी, आपको याद रखना है। वीरभद्र ने उस समय इसकी स्थापना की थी। अब देख लेते हैं इसमें क्या टॉपिक बच गया है। तो जो बच गया है हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे किसी प्रकार का। और इसमें अगर वो पूछेगा तो परमार वंश से पूछ सकता है क्वेश्चन। तो परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी, और राजा भोज इसके प्रसिद्ध और प्रमुख राजा रहे हैं, जिनके बारे में अपने साहित्य में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। और भोजशाला विवाद के कारण जो है परमार वंश ऑलरेडी चर्चा में है। और जिजाक मुक्ति याद रखना खजुराहो से संबंधित है। जिजाक मुक्ति ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप कि ये दिमाग में आपको सेट करके चलना है। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो विद्याधर ने बनाया था, आपको याद रखना है। कंदरिया महादेव का मंदिर दिल्ली शहर तोमरों ने बसवाया था, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आई होप जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं हमने सारी यहाँ पर कवर कर ली हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन जो आए थे वो बहुत ही सामान्य तरीके के थे, इसमें कोई बड़ा भारी तनाव वाला विषय था नहीं। बस ये होता है कि हम एग्ज़ाम हॉल में जो है कंसंट्रेट नहीं हो पाते और चीज़ें वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। तो परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे। कई बार परमार वंश से क्वेश्चन आते हैं, जिनको थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद सियाक सेकंड थे हर्ष, उसके बाद मुंज थे, उसका सिंध राज्य थे, राजा भोज थे। इनका 1000 से 1055 के आसपास समय था। उनकी प्रमुख रचनाएं भी मैंने अभी आपको बता दी हैं। और निश्चित तौर पे जो है राजा भोज से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के अंदर हम कुछ ऐसी घटनाएं भी देख लेते हैं जहां पर हमको जानना जरूरी है। जैसे बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ था हमारे यहाँ। बुंदेला विद्रोह हमारे कब हुआ था? 1822 में हुआ था। तो बुंदेला विद्रोह को हमको थोड़ा सा देख लेना है। अब बुंदेला विद्रोह हमारे 1842 में हुआ था। उसके बाद 1857 की क्रांति हमारे सबसे पहले नीमच से चालू हुई थी। बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ, 1857 क्रांति नीमच से चालू हुई। उसके बाद होम रूल आंदोलन 1915 में हमारे यहाँ चालू हुआ। झंडा सत्याग्रह के 100 साल हो रहे। 8 मार्च 1923 को चालू हुआ। जंगल सत्याग्रह 1930 में चालू हुआ। पंजाब चरण पादुका हुआ था उर्मी नदी में छतरपुर में, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग। और पंजाब मेल हत्याकांड जो है ये 1938 में हुआ था खंडवा में। सुहावल जो है ये भी 1938 में हुआ था, सुहावल सतना में हुआ था। इस तरीके के आंदोलन कुछ यहाँ पर पूछ लिए थे लास्ट टाइम, तो इनको थोड़ा सा आप देख लेंगे, है ना। तो लगभग मान के चलिए ये जितने ज़रूरी टाइप के टॉपिक हैं ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। और फिर भी कुछ अगर रह जाता है तो हम उसको ज़रूर एक बार फिर से यहाँ पर देख लेंगे। तो देखिए आप कौन कौन से टॉपिक और यहाँ पे आपके रह रहे हैं, है ना। तो ये आपका लगभग मान के चलिए जो जो आंदोलन उस समय हुए ये पूरी रियासतें हमने देख ली थी, है ना। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति जो चालू हुई थी वो नीमच से हुई थी। 1857 क्रांति कहाँ से हुई थी? नीमच से हुई थी। और हमारे मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह हुआ था 1842 में। तो बुंदेला विद्रोह की डेट अपने को याद रखना है कि बुंदेला विद्रोह कब हुआ था। तो बुंदेला विद्रोह हुआ था 1842 में हुआ था। बुंदेला विद्रोह कब हुआ था भैया? 1842 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1842 में आपका बुंदेला विद्रोह हुआ था। और इसके बाद इसमें जितने भी वहाँ पे क्रांति को मैनेज कर रहे थे, फिर ये नीमच से हमारे 1857 की क्रांति चालू हुई थी। नीमच से हमारे जैसे भारत में मेरठ से हुई थी, तो मध्य प्रदेश में नीमच से जो है वो 3 जून को जो है 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। और राजा बख्तावर सिंह जो धार रियासत के राजा थे, सबसे पहले उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और भोपाल में फादिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद ने पार्टिसिपेट किया था, ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा रीवा में रणमत सिंह ने पार्टिसिपेट किया था, और नरसिंहपुर में डेलन सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। तो कई बार पूछ लेता है कि भोपाल रियासत में कौन कर रहा था, है ना। और महाकौशल में 1816 में ही मूवमेंट जो है वो चालू हो गया था। 1816 के आसपास ही मूवमेंट चालू हो गया था। और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले आपके 1816 में सबसे पहले महाकौशल में जो है वो मूवमेंट की शुरुआत हुई थी अप्पा जी भोसले के द्वारा। और अप्पा जी भोसले ने जो है महाकौशल से जो है आंदोलन की शुरुआत की थी। और 1816 के अंदर ये मान के सकते हैं कि
अप्पा जी भोसले के नेतृत्व में महाकौशल से शुरुआत हुई थी। उसके बाद भील विद्रोह 1817 में सेवक राम जी के नेतृत्व में, और उसके बाद फिर 1857 की जो क्रांति आई थी, बाद में धीरे धीरे मूवमेंट होते गया था। और ये 1 जुलाई को जो है सबसे पहले नीमच में एंट्री हुई थी 3 जून को, और उसके बाद फिर 1 जुलाई को जो है इंदौर में आई थी। तो महाकौशल में अप्पा जी भोसले ने 1816 में बागडोर संभाली थी, 1817 में भील विद्रोह चालू हुआ था सेवकराम भील के नेतृत्व में, और कुंवर चैन सिंह जिनको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहते हैं, 1824 में सीहोर में वो अपना एक अलग मूवमेंट चला रहे थे। तो निश्चित तौर पे कई बार प्रश्न पूछ लेता है। और ये याद रखना कि महाकौशल में जो है अप्पा जी भोसले के द्वारा आंदोलन चालू किया गया था, और उसी समय जो है रानी अवंतीबाई ने भी मंडला में आंदोलन चालू किया था। शंकर शाह, रघुनाथ शाह ये भी अपनी भूमिका जो है बहुत बेहतर तरीके से उस समय निभा रहे थे। और भोपाल में जो फाजल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद है, उन्होंने भी 1857 की क्रांति में जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान उस समय पार्टिसिपेट किया था। तो लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में अगर देखें तो स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हुई, जब 1905 में मौका विभाजन, 1906 में ढाका, 1907 में सूरत की फूट। तो मध्य प्रदेश में भी जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। सेंट्रल प्रोविंस और बरार के अंदर से जो है वो मूवमेंट जो है होना चालू हो गए। थोना लोहारी पूछा था कि थोना लोहारी कहाँ हुआ था, तो थोना लोहारी जो हुआ था, ये थोना लोहारी जो है, ये थोना लोहारी हुआ था 8 फरवरी को 1939 में निवाड़ी में। ये आपको याद रखना है। झंडा सत्याग्रह के 100 साल पूरे हो रहे हैं, यानी 8 मार्च 1923 को मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखना है। सुहावल सतना याद रखना है, थाना लोहारी गोलीकांड याद रखना है। चिचली नरसिंहपुर में हुआ था 42 में, चावल आंदोलन 47 में, रीवा में हुआ था, सरापा कांड इंदौर में 42 में हुआ था, और भोपाल का जलियांवाला बाग 14 जनवरी 1949 को हुआ था, जिसको बोरसा गोलीकांड के नाम से भी मध्य प्रदेश में जाना जाता है। तो तमाम मूवमेंट है जो अपने को यहाँ पर याद रखना। और जंगल सत्याग्रह मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छे से डिटेल में। चरण पादुका मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का पहला जलियांवाला बाग कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है। पहला वाला जलियांवाला बाग हुआ था छतरपुर के अंदर 1931 में, मकर संक्रांति के दिन उर्मिल नदी पर। दूसरा वाला होता 14 जनवरी 1949 को भोपाल के अंदर, जिसको बोरसा गोली कांड कहते हैं। और इसके अलावा जो मैंने बताया था पंजाब मेल कांड, तो पंजाब मेल कांड जो है वो 1931 में हुआ था पंजाब मेल कांड, और एक खंडवा के अंदर हुआ था। और यहाँ पर जो है पंजाब मेल कांड जो है 1931 में हुआ था पन्ना के अंदर और खंडवा के अंदर। इसके बाद 1939 में जबलपुर में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जब पट्टाभी सरमैया वर्सेस सुभाष चंद्र बोस का चुनाव हुआ था। सुभाष चंद्र बोस चुनाव में जीत गए थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था, और कांग्रेस के अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी, और पट्टाभी सरमैया को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। थोना लोहारी क्योंकि पूछ लिया था पिछली बार, 8 फरवरी को निवाड़ी में होता, उसमें वहाँ पर बुंदेलखंड कांग्रेस कमेटी के प्रमुख थे लाला राम वाजपेयी, उनकी सत्याग्रह के साथ गिरफ्तारी हुई थी, और उन्होंने झंडा सत्याग्रह मूवमेंट को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया था। इसलिए थोना लोहारी चर्चा में था, इसलिए परीक्षा में पूछ लिया था। अब त्रिपुरा अधिवेशन के मैंने बताया कि त्रिपुरा अधिवेशन जो मध्य प्रदेश जबलपुर में हुआ था, पट्टाभी सरमैया वर्सेस सुभाष चंद्र बोस, ये मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया। थोना लोहारी में लाला राम वाजपेयी जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे जाने जाते हैं और लगातार चर्चा में बने हुए थे, इसलिए प्रश्न उनसे पूछ लिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन मध्य प्रदेश में भी हुआ था 17 अक्टूबर 40 को। विनोबा भावे पहले और नेहरू जी दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे, और सेकेंड वर्ल्ड वार का उन्होंने विरोध किया था मध्य प्रदेश के संदर्भ में, ये आपको याद रखेंगे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो है यूसुफ मेहर अली ने शब्द दिया था, और मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन को मंजू ओझा जैसे लोगों ने बैतूल के घोड़ा डोंगरी में मूवमेंट को जो है तेजी से आगे बढ़ाया था, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मंजू ओझा ने घोड़ा डोंगरी से की थी। तो मध्य प्रदेश के अंदर भारत जोड़ो आंदोलन को कौन कौन आंदोलन को चला रहे थे वो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे इस पूरे मूवमेंट को लेकर के कौन कौन बात कर रहा था। खासतौर से मैंने मंजू ओझा का नाम बताया आपको, और जितनी ज़रूरी चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में हैं और जो परीक्षा के लिए ज़रूरी है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दे रहा हूँ। ये आपका सराफा कांड 1942 में होता, चिमन बाग की घटना हुई थी, और ये भोपाल का जलियांवाला बाग जो सेकंड जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोरसा गोलीकांड भी कहते हैं, ये हुआ था आपके भोपाल में 14 जनवरी 1949 को। इसको बोरसा कांड के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, क्योंकि थोना लोहारी पूछ लिया था तो भैया कुछ भी पूछ सकता है ना। अरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रमुख तौर पर ये एक क्रांतिकारी थे जिनका योगदान रहा, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, कुंवर चैन सिंह, जिनको 1824 में जो है मध्य प्रदेश का मंगल पांडे घोषित किया गया, रणवत सिंह रीवा में, टटैया बिल, भीमा नायक, खाजा नायक, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मी, अवंतीबाई, चंद्रशेखर आजाद, पंडित रविशंकर शुक्ल जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे और कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई, द्वारका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये प्रमुख लोग हैं जिनको अपने को यहाँ पर याद रखना है। मध्य प्रदेश के अंदर
कुछ मैं अन्य चीज़ों पे चर्चा कर लेना चाहता हूँ इस टॉपिक के अंदर। शिल्प कला से संबंधित जो चीज़ें हैं, तो शिल्प कला से संबंधित चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेते हैं कुछ। उसके बाद आपके मिट्टी शिल्प कला है टेराकोटा, उसके बाद कास्ट शिल्प कला है शेवपुर बटलोही है आपके सतना में, टीकमगढ़ का पीतल वाला है जिसको GI टैग 8 में मिला, फिर आपके अगरिया धातु डिंडोरी है जिसको GI टैग 23 में मिला, फिर बांस शिल्प है शेवपुर का, फिर प्रस्तर शिल्प है मुरैना का, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट है जिसको 23 में भी मिला, फिर भीली गुड़िया है जिसके लिए 23 में रमेश परमार को और शांति परमार को मिला, फिर ग्वालियर की गुड़िया है बत्तोबाई वाला, उसको भी याद रखना है अपने को। इसके अलावा आपके डोकरा कला है भरेवा की जो बैतूल की है, और धातु के साथ जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से डोकरा कला उसका काम कर रहे हैं। लाख शिल्प कला है जो उमरिया से संबंधित है ना, ये अपने को सब यहाँ पर दिमाग में रखना है। कंगी कला है, कंगी कला आपके नीमच से रिलेटेड है, बंजारा जनजाति। काष्ठ शिल्प कला है, फिर ये धातु शिल्प कला है आपके, है ना। उसके बाद आपके टीकमगढ़ का पीतल शिल्प है जिसको 2008 में GI टैग मिला है। ये बैतूल का भरेवा जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, है ना, इसको डोकरा कला के नाम से भी जाना जाता है। ये बैतूल का भरेवा वाला है और डोकरा कला के नाम से भी ये बड़ा फेमस है, और लास्ट टाइम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, तो बैतूल का डोकरा शिल्प कला ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको याद रखेंगे आप। धातु का प्रयोग करके मूर्ति बनाई जाती है बैतूल में आदिवासी भरेवा समुदाय के द्वारा, और सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मूर्तियाँ मिली थी उससे संबंधित भरेवा शिल्प है। उसमें शादीवादी का कुछ ऑप्शन दिया था, वो गलत था। फिर अगारिया लो शिल्प जो है वो डिंडोरी से रिलेटेड, इसको GI टैग मिला है अभी हाल ही में, है ना। इसके साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश में ये आपके पीतल का जो चिचली का है नरसिंहपुर का, फिर उचरेहिया का है, फिर उसके बाद हमारा बांस शिल्प है सयोपुर का, फिर प्रस्तर शिल्प है मंदसौर का, उसके बाद फड़के स्टूडियो जो धार में है 1933 में बना था, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बेड़ा घाट का संगमरमर वाइट वाला और रंगीन वाला ग्वालियर वाला इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा ये इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद हथकरघा शिल्प आपका चंदेरी की साड़ी, महेश्वर की साड़ी। अब जो चंदेरी की साड़ी है मध्य प्रदेश का पहला जो है GI टैग है, और चंदेरी की साड़ी को जो है हम लोग धूप छाव साड़ी भी कहते हैं, और 2004-05 में उसको GI टैग मिला है। इसके अलावा महेश्वर की साड़ी खरगोन वाली, इसको 12 में GI टैग मिला है। वारासिवनी की साड़ी जिसके 100 साल पूरे हो रहे हैं उसको 2023 में GI टैग मिला है। इसके अलावा नंदना प्रिंट जिसको दब्बू प्रिंट भी कहते हैं, इंडिगो प्रिंट भी कहते हैं, नीमच का, उसको भी जो है वो पवन झारिया के द्वारा बनाया गया, और निश्चित तौर पर ये भी भविष्य में GI टैग मिलेगा। इसके अलावा पुंजादरी अलीराजपुर है, उसका पंजादरी ये सीधी है। फिर ग्वालियर का हैंडक्राफ्ट कारपेट है, इनको भी जो है वो मिला हुआ है। और मैंने बताया कि जो चंदेरी साड़ी जो मध्य प्रदेश का पहला GI टैग है मध्य प्रदेश का, इसको धूपचाव साड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और महेश्वर साड़ी जो खरगोन का है, इसको 2012 में मिला। इसके अलावा जो बाघ प्रिंट जिसमें जो है आपके धार से संबंधित तो तांबे की जो है कला की जाती है, 2008 में जिसको GI टैग मिला, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग ये छिपा शिल्प कला भैरवगढ़ वाला, ये भी अपने को इम्पोर्टेंट है, छिपा शिल्प कला के नाम से फेमस है। क्या नाम है उसका? छिपा शिल्प कला। और छिपा शिल्प कला जो है ये भी आपके इस्माइल सुलेमान से रिलेटेड है, और भेरूगढ़ के छिपा शिल्प ये बहुत फेमस है ना। इसमें डिफरेंट डिज़ाइन के जो है वो आपके चीज़ें बनाते हैं। गुड़िया शिल्प कला जिसके रमेश परमार और शांति परमार को जो है पद्मश्री दिया गया, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बत्तोबाई ये ग्वालियर वाली, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। ये भी आपके भीली गुड़िया से संबंधित हैं, ये भी आपको याद रखना बत्तोबाई। इसका डोकरा कला जो लास्ट टाइम बैतूल से पूछा था, ये भरेवा से संबंधित है। डोकरा कला ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको जो है डोकरा कला के नाम से भी जान जाता है। लाख कला, ये कुछ कलाएं हैं जिनको अपने को यहाँ पर याद रखना है प्रॉपर तरीके से। जैसे मैंने बताया आपको कंगी कला है, काष्ठ कला है, धातु शिल्प है, बांस शिल्प है, प्रस्तर है ना, पिथौरा चित्रकला है, टेराकोटा हथकरघा, छिपा शिल्प कला है। तो लगभग ये बाघ शिल्प है, लाख है जैसे चूड़ी बनती है, ढलवा डोकरा, यानी ये बैतूल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पूछा था। इसके बाद गुड़िया शिल्प कला पूछ सकता है इस बार। तो लगातार यहाँ पे काम चल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार इस पर काम कर रही है, और आई होप कि जितनी चीज़ें हो सकती थी वो मेरे द्वारा यहाँ पे करा दी गई हैं। और इसके बाद भी कुछ अगर बचता है कम ज़्यादा तो आप देख लेंगे, है ना। और प्रॉपर तरीके से जो है कुछ गुफाएं, आदमगढ़ की गुफा याद रखेंगे, वो नर्मदापुरम में है, शंकराचार्य गुफा ओमकारेश्वर में, बाग की गुफा धार में, भरतरी की गुफा उज्जैन में, सारू मारू सीहोर में, पांडव गुफा पचमढ़ी में, बिलवा गुफा ग्वालियर में, पहाड़गढ़ गुफा मुरैना में, माड़ा गुफा सिंगरौली में, भीमबेटका जो है रायसेन में, उदयगिरी गुफा विदिशा में। इसके अलावा लिखी खाद जो है मुरैना में है। उसके बाद धर्मराजेश्वर मंदसौर में है, घोड़ा मोड़ा की गुफा डिंडोरी में है, मृगेंद्रनाथ रायसेन में है ना। ग्वालियर का किला याद रखें 525 में सूरज सेन ने बनाया, टेंटेटिव साइड है। इसका जहाज महल को जो है गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया, गयासुद्दीन खिलजी ने बनाया।
जय विलास पैलेस मैंने बता दिया 150 साल पूरे हो रहे हैं। साथ ही साथ आयोग की जितना मध्य प्रदेश के लिए ज़रूरी है हमने पढ़ लिया। भारत भवन 13 फरवरी 82 को बना, वाघात कविता वाला, अनस लोक संगीत और कला। रविंद्र भवन 1962 में बना, 1884 में इसका निर्माण हो गया था, 1962 में उसका पुनर्निर्माण हुआ। साहित्य परिषद 54, कला परिषद 52, कालिदास अकेडमी 78, सिंधी अकेडमी 83, उर्दू अकेडमी 76, तुलसी अकेडमी 87, हिंदी ग्रंथ अकेडमी 69, अलाउद्दीन खान 79, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि 97, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय 77 तक दिल्ली, 79 भोपाल। इसके अलावा केंद्रीय संग्रहालय नवरत्न मंदिर 1923 इंदौर। और लगभग फिर भी कोई चीज़ अगर बच रही होगी तो हम उसको अपने नेक्स्ट मोमेंट में कवर करने का प्रयास करेंगे। और आज की क्लास में हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में जितना परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी था लगभग वो सारा टॉपिक हमने यहाँ पर आपको कवर करा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आपको यहाँ पढ़ाया गया है उसको घर जाकर ईमानदारी से पढ़ लें और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है प्रॉपर तरीके से सेट करके एक फाइनल रिवीजन ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और निश्चित तौर पे ये जो मैंने आपको आज बताया मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, इसमें आप साहित्यकार पूरे अच्छे से पढ़ के जाइए। जैसे पिछली बार मुकुल पूछ लिया था, प्राणार्पण आत्मोत्सर्ग पूछ लिया था, गणेश शंकर विद्यार्थी का राजचंद्रिका पूछ लिया था, केशवदास का तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो थे पिछली बार। उसके बाद मौनी नृत्य पूछ लिया था, तो नृत्य वाला टॉपिक अच्छे से पढ़िए, है ना, अच्छे से पढ़ के जाइए पूरे नृत्य। लोक नाट्य पढ़िए, लोक कला पढ़िए। उसके बाद आपके जितने भी समारोह, भी तानसेन समारोह 1924 में हुआ 100 साल हो रहे, खजुराहो समारोह 74-75 में 50 साल हो रहे, पूरा पढ़ के जाइए। जितने समारोह है पूरे देख लीजिए एक बार। उसके बाद आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर जो भी यूनेस्को की तीनों साइड है वो देख लीजिए, सांची, खजुराहो, भीमबेटका वगैरह देख लीजिए। फिर मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी आदिवासी व्यक्तित्व हैं, है ना, पिछली बार सीताराम कंवर और भीमा नायक को लेकर के बातें पूछी थी, तो वो भी एक बार नज़र दौड़ा लीजिए। प्रमुख राजवंश पूरे देख लीजिए, जितनी भी रियासतें हैं, जितना मध्य प्रदेश का इतिहास है, मध्य प्रदेश का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक को भी एक बार डिटेल में देख लीजिए। स्वतंत्रता संग्राम देख लीजिए, क्योंकि थाना लोहारी पूछ लिया था पिछली बार, निवाड़ी वाला। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन है मध्य प्रदेश का, स्वतंत्रता संघर्ष है, चाहे वो बप्पा जी भोसले का महाकौशल में 1816 में हो, चाहे वो 1817 में भीलों का सेवक राम भील का हो, चाहे 1842 में बुंदेला विद्रोह हो, चाहे वो नीमच की क्रांति हो, चाहे वो झंडा सत्याग्रह 8 मार्च 23 हो, चाहे जंगल सत्याग्रह सीवी से चालू हुआ, घोड़ा डूंगरी तक के गंजन सिंह कुरकू ने चलाया हो। तो स्वतंत्रता संघर्ष से भी 5 से 7 क्वेश्चन थे। तो जितने टॉपिक यहाँ पे कवर हो सकते हैं हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में किया। अब हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर बच रहे हैं उसमें हम आपको एक कंप्यूटर का लेक्चर ले लेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, जो बेसिक कंप्यूटर और जो ICT से रिलेटेड जो नई चीज़ें हैं, चाहे वो रोबोटिक्स को लेकर हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी को लेकर हो, इंटरनेट सोशल मीडिया को लेकर हो, सर्च इंजन और आपके जितने भी वेब ब्राउज़र हो उनको लेकर हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर हो, IT से रिलेटेड लेटेस्ट डेवलपमेंट हो, या चैट GPT को लेकर हो, सोरा को लेकर हो, ये लेक्चर हम आपका दे देंगे। और एक हम आपका कंप्लीट प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत का इतिहास हिस्ट्री ले लेंगे, और एक आपका हमारा करेंट GK का लेक्चर, और साथ में मध्य प्रदेश GK को भी इसमें हम कवर कर लेंगे, ट्राइबल वाले एरिया। तो 3 वीडियो हमारे कमिंग सून है। तो थैंक यू सो मच, लगातार देखते रहिए, मेहनत करिए, पढ़िए। और एक बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात, देखिए जब भी हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो हमको ये 4 बातें दिमाग में रखना चाहिए। 4 बातें कौन सी है? 4 बातें कौन सी है जो दिमाग में रखना चाहिए? पहली तो ये है कि हमको अपनी गाड़ी को अगर लाइफ में आगे बढ़ाना है तो मोटिवेशन पहला गियर है, लेकिन मोटिवेशन के माध्यम से सिर्फ हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा गियर हमको लगाना पड़ेगा अपने आप पे कंट्रोल। और तीसरी चीज़, हमको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है प्रॉपर तरीके से, तो मोटिवेशन और कंट्रोल के साथ तीसरी चीज़ हमको इंजॉय करके पढ़ना पड़ेगा, इंजॉय करके पढ़ना पड़ेगा। कंट्रोल तो रखना ही पड़ेगा, इंजॉय भी करना पड़ेगा, और मोटिवेशन भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो पहला गियर अगर मोटिवेशन है, दूसरा कंट्रोल, तीसरा इंजॉय। तो लगातार पढ़ने की अगर हमारी आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी, तो डेफिनेटली फिर जो है हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से पढ़ाई को एंजॉय करेंगे, और बहुत अच्छे से हम मन लगा करके प्रॉपर पढ़ के प्रॉपर आगे बढ़ेंगे। चाहे वो मोटिवेशन के साथ कंट्रोल हो, चाहे वो एंजॉय करते हुए, अपनी हैबिट बनाते हुए हम अपने टारगेट को जो है वो 100% कवर करेंगे। ये हमारा पहला गियर है, ये हमारा मोटिवेशन के बाद दूसरा गियर कंट्रोल है, ये गाड़ी का तीसरा गियर हमारा एंजॉय है, और चौथा गियर हमारा जो है हैबिट है। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।